हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैंने आप लोगों को नदियों के प्रकार के बारे में पढ़ाया था, जिसमें हम लोग भारत की नदियों को 3 भागों में बांट कर पढ़े थे। पहला पूर्ववर्ती नदी, दूसरा अनुवर्ती नदी और तीसरा परवर्ती नदी। आज हम लोग भारत की नदियों को पढ़ने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि अपवाह तंत्र क्या होती है। दोस्तों, यदि आप लोग अपवाह तंत्र को समझ लिए तो मानिए कि आप लोग भारत की नदियों को आसानी से समझ लेंगे। अपवाह तंत्र अर्थात ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले अपवाह तंत्र के बारे में देखेंगे कि अपवाह तंत्र क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग देखते हैं अपवाह तंत्र क्या होती है। तो दोस्तों, अपवाह तंत्र शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करती है। अपवाह तंत्र क्या होती है दोस्तों? तो अपवाह तंत्र शब्द जो है एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है, जिसमें अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक मुख्य धारा मतलब मुख्य नदी का निर्माण करती है। मतलब जितने भी छोटी छोटी जो धाराएं होती है या जो नदी होती है वो सब मिलकर क्या करती है, एक मुख्य धारा अर्थात मुख्य नदी का निर्माण करती है। मैं फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ कि अपवाह तंत्र क्या होती है। तो अपवाह तंत्र शब्द जो होता है दोस्तों एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है, जिसमें अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी धाराएँ आकर एक मुख्य धारा मतलब मुख्य नदी का निर्माण करती है। यहाँ पर अलग अलग दिशाओं से जो छोटी छोटी धाराएं आती है वह मुख्य नदी की सहायक नदी होती है। अर्थात जो धाराएं या छोटी नदी जो मुख्य नदी से मिल जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग सहायक नदी कहते हैं। तो आप लोग समझ लिए कि अपवाह तंत्र क्या होती है दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे कि भारत के अपवाह तंत्र का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं भारत के अपवाह तंत्र का वर्गीकरण। तो दोस्तों, भारतीय अपवाह तंत्र को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, भारतीय अपवाह तंत्र को विभिन्न आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। अब दोस्तों, ये वर्गीकरण जो है निम्न प्रकार से या बोल सकते हैं कि अलग अलग भागों में बांटकर किया जाता है, जिसमें पहला हम लोग देखेंगे समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर। ठीक है दोस्तों, पहला हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, तो पहला हम लोग देखेंगे समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर। तो दोस्तों, इस आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र को 2 समूहों में बांटा जा सकता है। समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र को 2 समूहों में बांटा जा सकता है। पहला अरब सागर का अपवाह तंत्र और दूसरा बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। तो समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला अरब सागर का अपवाह तंत्र और दूसरा बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। ये अपवाह तंत्र दिल्ली, कटक, अरावली एवं सह्याद्री द्वारा ये अपवाह तंत्र दिल्ली, कटक, अरावली एवं सह्याद्री द्वारा विलग किया गया है। कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग 77% भाग कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग 77% भाग, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि नदियाँ शामिल हैं। समझ गए आप लोग कि कुल अपवाह क्षेत्र का कितना परसेंट भाग? 77% भाग, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी और कृष्णा नदियाँ शामिल हैं, जो बंगाल के खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है अर्थात गिराती है। ठीक है, जबकि 23% भाग, जिसमें सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, माही एवं पेरियार नदियाँ हैं, जो अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग पढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो लोग भी इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि मैं जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे उन सभी विद्यार्थियों को मदद मिलेगी जो फीस देने में असमर्थ हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो दोस्तों, दूसरा भारतीय अपवाह तंत्र को विभाजन किया गया है जल संवर्ग क्षेत्र के आधार पर। ठीक है, दूसरा किस पर विभाजन किया गया दोस्तों? तो दूसरा जल संवर्ग क्षेत्र के आधार पर विभाजित किया गया है। तो दोस्तों, इस आधार पर भारतीय अपवाह द्रोणियों को 3 वर्गों में रखा जाता है। ठीक है, पहला प्रमुख बृहद नदी द्रोणी। तो इसका अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। प्रमुख बृहद नदी द्रोणी का अपवाह क्षेत्र कितना है दोस्तों? तो इसका अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। इसमें 14 नदी द्रोणियाँ शामिल किए जाते हैं, जिसमें गंगा,
ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, ताप्ती, नर्मदा, माही, पेन्नार, साबरमती आदि नदी तंत्र शामिल है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा इन नदियों का नाम कि कौन कौन सी नदी जो है जो प्रमुख बृहद नदी द्रोणी में शामिल है। तो जिस उसमें है दोस्तों गंगा, ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, ताप्ती, नर्मदा, माही, पेन्नार और साबरमती। अब हम लोग देखते हैं मध्यम नदी द्रोणी। तो इसके अंतर्गत 2000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर अपवाद क्षेत्र वाली नदी द्रोणी को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत 44 नदी द्रोणियाँ शामिल हैं, जिसमें कालिंदी, पेरियार और मेघना जो है प्रमुख नदी हैं। तो मध्यम नदी द्रोणी में कौन कौन सी नदियाँ शामिल हैं? तो इसमें कालिंदी, पेरियार और मेघना प्रमुख नदी हैं। और इसके अंतर्गत कितना अपवाद क्षेत्र आती है? तो इसके अंतर्गत में 2000 से लेकर 20,000 वर्ग किलोमीटर के बीच के अपवाद क्षेत्र को हम लोग मध्यम नदी द्रोणी में रखते हैं। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों तीसरा लघु नदी द्रोणी। तो इसके अंतर्गत वैसी नदी द्रोणी को शामिल किया जाता है जिसका अपवाद क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर से कम हो। इसमें अल्प वर्षा के क्षेत्रों में बहने वाली बहुत सी नदियां शामिल हैं। ठीक है, तो हम लोग देखें लघु नदी द्रोणी में, तो इसके अंतर्गत वैसी नदी द्रोणी को शामिल किया जाता है जिसका अपवाद क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर से कम हो। इसमें अल्प वर्षा के क्षेत्रों में बहने वाली बहुत सी नदियां शामिल हैं। अब हम लोग देखें दोस्तों तीसरा टाइप, मतलब कि अपवाद तंत्र को दो हम लोग देख लिए। पहला हम लोग क्या देखें समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर, दूसरा देखें जल संवहन के क्षेत्र के आधार पर, और तीसरा देखेंगे दोस्तों उद्गम के प्रकार, प्रकृति और विशेषताओं के आधार पर अपवाद तंत्र का विभाजन। तो दोस्तों इस आधार पर भारतीय अपवाद तंत्र को दो वर्गों में रखा जाता है। पहला हिमालय अपवाद तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र। तो हम लोग क्या कहते हैं कि उद्गम के प्रकार, प्रकृति और विशेषताओं के आधार पर, तो इस आधार पर भारतीय अपवाद तंत्र को दो वर्गों में रखा जाता है। पहला हिमालय अपवाद तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र। अब हम लोग देखेंगे हिमालय अपवाद तंत्र क्या है। तो दोस्तों हिमालय अपवाद तंत्र अनेक नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय पर्वत है। आप लोग जानते हैं कि अनेक नदियों का उद्गम स्रोत कौन है दोस्तों? तो हिमालय पर्वत है। और वे अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है, अर्थात गिराती है। हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियाँ हैं वे अपना जल कहाँ विसर्जित करती है? तो बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। अब देखेंगे इसके अंतर्गत हम लोग तीन अपवाद तंत्र को बारे में आगे पढ़ेंगे, इस वीडियो में नहीं, इसके आने वाले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। कौन कौन देखेंगे दोस्तों? सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। अब हम लोग देख लेते हैं उद्गम के प्रकार, प्रकृति और विशेषताओं के आधार पर दूसरा विभाजन किस पर किया गया दोस्तों? तो प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र पर किया गया है। तो दोस्तों प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र में प्रायद्वीपीय पठार की बड़ी नदियों का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट है और ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में विसर्जन करती है। ये नदियाँ कहाँ विसर्जन करती है दोस्तों? तो ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जन करती है, जिसमें नर्मदा और ताप्ती दो बड़ी नदियाँ हैं जो अपवाद हैं। कौन सी नदियाँ अपवाद है दोस्तों? तो नर्मदा और ताप्ती जो हैं वो अपवाद हैं। नर्मदा और ताप्ती और साथ ही अनेक छोटी नदियाँ अपना जल अरब सागर में विसर्जित करती है। तो प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र और हिमालय अपवाद तंत्र, दोनों अपवाद तंत्र से जितने भी नदियाँ निकलती है वो सारी बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है, केवल दो नदियों को छोड़कर नर्मदा और ताप्ती। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग